नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंगेली के कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 40 घंटे चले रेस्क्यू में 4 शव बरामद। प्लांट में साइलो के गिरने से हुआ था बड़ा हादसा। अंबिकापुर में एसआरसीएल की खदान से कोयले की चोरी। खदान से सैकड़ों लोगों ने कोयला किया पार। चोरी का वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम डी+ वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में भी होंगे शामिल। बीजेपी निकालेगी संविधान गौरव यात्रा। आज से 26 जनवरी तक निकाली जाएगी यात्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी के संविधान पर दिए भाषण को आम जनता तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंगेली से खबर, जहां कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हादसे के 40 घंटे यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल से 3 शव बरामद किए गए। पहले दिन 1 मजदूर की मौत हुई थी। घायल 1 मजदूर का इलाज अब भी जारी है। कुसुम प्लांट में गुरुवार को हादसा हुआ था। साइलो गिरने से कर्मचारी दब गए थे, मजदूर दब गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाया। 40 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। घटनास्थल से 3 शव बरामद किए गए। 1 मजदूर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, 40 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद ये खत्म हुआ है। 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। क्या अपडेट इस पूरी खबर में? बिल्कुल श्रवण, देखिए 40 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे मजदूरों को, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। 3 मजदूरों के यहाँ पर बॉडी जो है वो घटनास्थल से मलबे से बरामद हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर शुरुआती पहले दिन में ही यहाँ पर 2 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 1 मजदूर की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। 1 मजदूर का घायल स्थिति में उपचार जारी था। हालांकि इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने थी, रेस्क्यू टीम के सामने थी, वो साइलो को यहां से हटाने की थी। लिहाजा एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च करना पड़ा है। लगभग 40 घंटे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसके बाद साइलो को यहां से हटाया गया है और उसके बाद फिर मलबे में यहां पर जो मिसिंग मजदूर थे, कर्मचारी थे, उनकी तलाश हुई थी। और आज अगर कहें तो तड़के यहां पर 3 मजदूरों के शव घटनास्थल से बरामद हुए हैं। इनमें जयंत साहू का, अवधेश कश्यप का और प्रकाश यादव का बॉडी शामिल है। बताया जा रहा है जिस समय घटना हुआ उस समय ये तमाम कर्मचारी मजदूर मौके पर मौजूद थे और ये हादसे के चपेट में आ गए थे। इसमें एक मजदूर टेक्नीशियन है, एक मजदूर अगर कहें तो यहाँ पर फीडर का काम करते थे। लिहाजा अब यहाँ पर जो मृतक है उनके बॉडीज को पीएम के लिए सिम्स भेज दिया गया है। घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं और इससे पहले जो मृतक था मनोज धृतलहरे, उनके परिजनों की शिकायत पर यहां पर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह घटना यहां पर भीषण हादसा थी और कहीं न कहीं प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक इसमें सामने आई थी। यही आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहे। क्या समझ में आया कि किस तरह से यहां पर लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? बिल्कुल श्रवण, देखिए प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर IBC24 मौजूद थी, लगातार हम घटना की पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। एक बात तो साफ है कि यहां पर प्लांट का जिस तरह से इंस्टॉलेशन किया गया था, प्लांट जिस तरह से यहां पर हड़बड़ी में शुरू की गई थी, बताया जा रहा है साल भर पहले ही यहां पर प्लांट में प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि प्लांट में अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग जो काम है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वो यहाँ पर चल रहे थे। पूर्ण रूप से प्लांट जो है यहाँ पर विकसित नहीं हो पाया था। इसके अलावा बिना साइलो के ही यहाँ पर प्लांट का संचालन किया जा रहा था। 1 महीने पहले ही बताया जा रहा है जो दुर्घटनाग्रस्त साइलो है उसका यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया गया था। इस दौरान उसके रेस्टोरेशन में, ट्रायल में, इंस्टॉलेशन में बताया जा रहा है कि गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक बरती गई। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर साइलो का था वो यहाँ पर लचर था, जिसकी वजह से साइलो जो है वो यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुआ है। साइलो भरभरा कर गिरा था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरह से हड़बड़ी में यहाँ पर प्लांट में काम शुरू किया गया था, साइलो को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, वही कहीं ना कहीं हादसे का कारण यहाँ पर बना है। हालांकि अब शासन स्तर पर जिस तरह से यहाँ पर कल डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लिया था, सीएम ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया था, अब ये बात कही जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है विस्तृत की जाएगी और जांच रिपोर्ट में तमाम जो उद्योग नीतियों, उद्योगों के नियम है, इसको यहाँ पर परखा जाएगा कि आखिर नियमों के तहत, मानदंडों के तहत यहाँ पर उद्योग का संचालन हो रहा था कि नहीं। जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जो यहाँ पर गतिविधियां संचालित थी वो किन नियमों के तहत यहाँ पर की जा रही थी। लिहाजा भी जांच इस पे होगी। विस्तृत जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद इसमें और भी जो तकनीकी तौर पर अगर जो खामियां हैं, तकनीकी तौर पर जो चूक हुई है वो कारण यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर कहीं ना कहीं प्राण प्रबंधन की गंभीर लापरवाही यहाँ पर सामने आई। इसके साथ ही अगर बात करें तो तमाम ऐसे जो विभाग है, चाहे वो उद्योग विभाग हो, प्रशासन की टीम हो, जिन पर निगरानी का जिम्मा है, उनकी भी कहीं ना कहीं उदासीनता यहाँ पर सामने है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक मजदूर अभी भी यहाँ पर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पूरा प्रशासन, पूरा रेस्क्यू टीम अगर कहें तो 40 घंटे इनको यहाँ पर मशक्कत करना पड़ा है। सरकार से लेकर जमीनी स्तर पर, ग्राउंड तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाना पड़ा है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हड़बड़ी में इसे शुरू किया गया था, यानी एक बड़ी लापरवाही तो है। देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सूरजपुर से खबर है जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। पत्रकार की मां, पिता और भाई की हत्या कर दी गई। प्रतापपुर इलाके के जगन्नाथपुर गांव में रहने वाले पत्रकार संतोष टोप्पो की मां, पिता, छोटा और बड़ा भाई अपने ही खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 20 से 25 लोग हथियार लेकर पहुंचे। संतोष के परिवार वालों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता ने अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं संतोष के छोटे भाई पर भी हमला किया गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। यह बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर पत्रकार संतोष का परिवार काम कर रहा था, उस पर जमीन के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद था, जो कि कोर्ट में चल रहा था और हाल ही के दिनों में कोर्ट ने संतोष के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज थे और इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 2 परिवारों के मध्य जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा की सूचना पर पुलिस टीम रवाना हुई थी, जहां पर घटना स्थल पर ही लड़ाई झगड़े के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। एक अन्य व्यक्ति घायल था, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इलाज भेजा जा रहा था। रास्ते में ही उसकी भी डेथ हो गई थी। अंबिकापुर से एफएसएल की टीम आई थी। एफएसएल टीम के द्वारा जांच वाच कर लिया गया है। अभी तक की जांच में 7 संदेहियों को रखा गया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मौत का मामला ठंडा नहीं हुआ। सूरजपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां पत्रकार संतोष टोप्पो के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी हम मौजूद हैं पत्रकार संतोष के घर में। आप देख सकते हैं पूरा घर शोक में डूबा हुआ है। हम आखिर जो पत्रकार संतोष है उससे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं घटना के बारे में। संतोष, आज क्या घटना हुई थी, कैसे हुई? जिला सत्र न्यायालय और एसडीएम न्यायालय से हमारे पक्ष में जमीन का विवाद चल रहा था। उसमें हमारे पक्ष में जिला सत्र और एसडीएम न्यायालय से हमारे पक्ष में आदेश हुआ था। फिर मैं वही आदेश का कॉपी लगा के 25 तारीख को खड़गावा चौकी में केस किया। अनावेदक लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बार के मरवा दो इनको, सबको मैं छोड़ा लूंगा। फिर सब लोग लाठी डंडा और टांगी बलुआ से दौड़ा दौड़ा के मरवा दिए। संतोष पत्रकार है, फिलहाल अभी कुछ भी अच्छे से बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो इसने बताया साफ तौर पे कि जमीन विवाद का मामला था, उन्हीं के परिवार के लोग थे, उन्होंने
टांगी से हमला किया। इस पूरे घटना का एक चश्मदीद गवाह है पत्रकार संतोष का छोटा भाई, उस समय घटना के समय मौजूद थे। क्या हुआ था उस समय? हम लोग नांगर जोताई कर रहे थे, वहां जाके 2-3 जन आदमी थे पहले, फिर 2-3 जन आदमी थे, फिर एक जन आदमी गया बुलाने के लिए, फिर सब कोई पूरा आए, उसके बाद फिर नांगर जुताई बंद करवा दिए, हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद वहाँ झगड़ा उगड़ा होने लगा तो हम लोग बोले कि हम लोग झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। वहाँ जाने के बाद बता रहा हूँ कुछ लेट हुआ, उसके बाद उन लोग अचानक दौड़ते दौड़ते आए और मारपीट करना चालू कर दिए टांगी वागी से, और मेरे को भी मारे तो मैं बच बच के भागा हूँ। देख सकते हैं ये संतोष का भाई है जो उस समय घटना के वक्त मौजूद था। वहीं अब ये देखने वाली बात होगी संतोष का पूरा परिवार खत्म हो गया है तो पुलिस का क्या कुछ एक्शन होगा और जो आरोपी है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। सरगुजा का संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार प्रबंधन पर डिजिटल स्मार्ट व्हाइट बोर्ड की खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वर्ष 2022 में प्रबंधन ने 50 से 60 हजार रुपए में मिलने वाले डिजिटल व्हाइट बोर्ड की खरीदी करीब 7 लाख रुपए में की। एजेंसी को करीब 49 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। क्या है पूरा काला कारनामा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यह है सरगुजा का संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जिसके प्रबंधन पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। दरअसल मैनेजमेंट ने 7 लाख रुपए की कीमत से डिजिटल स्मार्ट व्हाइट बोर्ड खरीदे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि ये स्मार्ट व्हाइट बोर्ड अब आधे घंटे भी नहीं चल पा रहे। इनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर 2022 में दिल्ली की निजी कंपनी को ऑर्डर दिया गया था। 7 डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के लिए 49 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। डिजिटल स्मार्ट व्हाइट बोर्ड में फीचर्स तक नहीं लिखे, स्मार्ट बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहे। वहीं मार्केट में 50 से 60 हजार रुपए में स्मार्ट बोर्ड मिल जाते हैं। अधिकतम सैमसंग जैसी कंपनियों का भी स्मार्ट बोर्ड जो आता है वो 2,32,000 से ऊपर का नहीं आता है। अब वो जांच का विषय है, हमको भी नहीं पता कि उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है, क्योंकि एक बोर्ड की कीमत इतनी कभी हो ही नहीं सकती है। विश्वविद्यालय ने 2022 में डिजिटल स्मार्ट व्हाइट बोर्ड की खरीदी की। ऐसे में 2 साल बाद ही ये खराब होने लगे हैं। ऐसे में साफ है कि तत्कालीन अधिकारियों ने इसकी खरीदी में जमकर गड़बड़ी की है। हालांकि वर्तमान कुलपति ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। और शिकायतें आई थी, उसके लिए जांच समिति बनेगी। ये सब बातों पर निर्णय हो चुका है कि करना क्या है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का प्रबंधन इसके पहले भी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रिंटिंग को लेकर भी सवाल के घेरे में आया था। वो मामला अभी थमा नहीं था कि एक और कारनामा उजागर हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की जांच और कार्रवाई होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी का मामला गर्मा गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को सीमेंट के दाम पर नियंत्रण करने के लिए पत्र लिखा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट कंपनी सारा रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ से ले रही, उसके बाद भी यहां के लोगों को सस्ते दर पर सीमेंट नहीं मिलता। उल्टा कंपनियों ने एक कार्टेल बनाकर एक साथ दाम बढ़ा दिए। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन करते हुए कहा कि वे एक बड़े नेता हैं, विषय की गंभीरता को समझते हैं। सीमेंट आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसके दामों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में रॉ मटेरियल है, छत्तीसगढ़ की बिजली है, छत्तीसगढ़ का पानी है, और छत्तीसगढ़ के लोगों को सीमेंट महंगी मिले ये ठीक नहीं है। कार्टेल बनाकर और रेट बढ़ाना, और प्रधानमंत्री जी की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास है, वो सब महंगे हो जाएंगे। इसलिए सीमेंट उद्योगों को इस बात पर विचार करके सीमेंट के रेट को बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए, जिससे कि तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ सके। और इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय वित्त मंत्री जी दोनों को इस बात के लिए पत्र भी लिखा है। हाँ, ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की कोयला, यहाँ की हवा, यहाँ की बिजली, यहाँ के रॉ मटेरियल और यहाँ के लोगों को सस्ती सीमेंट मिलने के बजाय उनको महंगी बेची जा रही है। और मेरे ख्याल से साल में दूसरी बार है जब रेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा जो कॉकटेल जो आप बोल रहे हैं वो सक्रिय है, और लोगों में इस बात को लेकर के असंतोष है।
छत्तीसगढ़ में पंजीकृत मजदूरों की संख्या कम होने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल के दौरान मनरेगा ही लोगों के लिए सहारा बनी थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मजदूरों को रोजगार मिले। अमरजीत भगत के इस बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मजदूरों को मजदूरी मिलता था, कांग्रेस काल में ही किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में मनरेगा कर्मचारियों की, मनरेगा कर्मियों का जो धन आता था उसकी भी बंदरबाट होती थी। जितने सही हितग्राही हैं उन तक पैसा पहुंचेगा। विष्णुदेव साय का सुशासन है, सारी चीजों की जांच होगी और सही लोगों तक पैसा पहुंचेगा। पहले चिंता का विषय है कि आज लोगों को काम की जरूरत है और आप उसमें कटौती कर रहे हैं। कोविड फैला चारों तरफ, लोगों को जब काम की दरकार पड़ी तो वही रोजगार गारंटी का काम लोगों को काम आया। कोई बड़ा काम किया होगा तो गिना है, ये केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई काम तो लोगों ने किया नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी शोर सुनाई देंगे। प्रदेश में जल्द निकाय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने चुनाव से संबंधित समिति और नियुक्तियां की हैं। साथ ही 14 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीतने योग्य प्रत्याशियों के लिए गुपचुप सर्वे भी शुरू कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने तंज कसा कि पिछली बार के अनुभव को देखते हुए बीजेपी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में जाने से डर रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों के ऐलान के पहले ही भाजपा चुनावी मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने चुनाव के लिए 8 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाई है। अनुराग सिंहदेव को घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति का प्रदेश संयोजक और पंकज झा को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी हाईकमान ने अपने सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगे, बल्कि अपने अपने क्षेत्र से जीतने योग्य प्रत्याशियों का नाम प्रस्तावित करें। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने संगठन के लोगों को जीतने योग्य प्रत्याशियों की तलाश में लगाया है। चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से जो प्रारंभिक तैयारियां होती है, उन तैयारियों को लेकर बहुत सारी समितियों का निर्माण भी किया गया है। एक पूरी नगरीय निकाय की संपूर्ण व्यवस्था के लिए समिति का निर्माण किया गया है। इधर बीजेपी की इन तैयारियों और निर्देशों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार का अनुभव देखते हुए बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आने से डर रही है। भाजपा ने चुनाव टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद डरते डरते अब तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से डरी हुई है। कल उनकी बैठक में स्पष्ट दिख रहा था कि सारे के सारे जनप्रतिनिधि जो उनके पदाधिकारी हैं इस चुनाव में जाने से डर रहे थे। चुनाव की आहट के साथ ही दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। अगर रायपुर की बात करें तो महापौर के लिए मीनल चौबे, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा साहू, वरिष्ठ पार्षद सरिता वर्मा, सरिता दुबे और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा साहू ने दावेदारी पेश की है। ये सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात भी कर रही हैं। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर।